हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। देखिए, इससे पहले 2 चैप्टर कवर हो चुके हैं हम लोग के मैथ्स में। पहला था आप लोगों का इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस का नंबर फाइंड करना, और दूसरा था शून्यों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना। आज हम लोगों का है फैक्टर्स को काउंट करना है, यानी कि गुणनखंडों की संख्या किस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, देखो फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। एक बार जो आप लोग का 2016 में, ठीक है, 2016-17 का जो PCS का एग्ज़ाम था, उसमें देखो उसमें इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन बने हैं, एक बार उसको देखना, फिर आय को हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। तो 2016-17 में ये क्वेश्चन था आप लोगों का। देखो, पहला क्वेश्चन ये था आप लोगों का, 2 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से टोटल। तो 6 की पावर 18 इंटू 7 की पावर 11 इंटू 9 की पावर 13, ठीक है। इसमें क्या था, अविभाज्य यानी कि अभाज्य, ठीक है, अविभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी थी। एक तो ये वाला क्वेश्चन आया था। दूसरा आप लोगों का जो क्वेश्चन इसमें से आया था इस चैप्टर में से, वो ये था आप लोगों का 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 7 कहाँ तक, 50 तक, ठीक है। इसमें क्या है कि इसके जो अभाज्य क्वेश्चन है आप लोगों का के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 कितनी बार आएगा, मीन्स कि इसके अभाज्य गुणनखंड अगर निकालेंगे तो इसमें 2 कितने टाइम्स आएगा। तो देखो, इस तरीके से 2 क्वेश्चन हम लोग पिछले साल के PCS के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। मीन्स कि ये जो चैप्टर है ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन आने का मतलब कि अगर आपको करने का तरीका पता है तो 1 मिनट के अंदर आप लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे अभी। खैर, ये तो लास्ट में ही पता चलेगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। पहले एक बार चैप्टर को समझ लो, ठीक है। इसकी जो बेसिक डेफिनेशंस वगैरह हैं उनको एक बार समझ लो, क्योंकि देखो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है गुणनखंड में, फैक्टर्स में, ठीक है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन और आया था पिछले साल PCS में। ये क्वेश्चन ये था कि शून्य क्या है, ठीक है, शून्य क्या है। तो देखो, अब बहुत सारे बच्चों को इसी में कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये 0 है क्या ये पूर्ण सम संख्या है, ठीक है, क्या ये पूर्ण विषम संख्या है, कैसी संख्या है। तो इसी में भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो देखो, डेफिनेशंस क्लियर होना है, इनकी जो बेसिक है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं कि मल्टीपल्स क्या है, ठीक है, फैक्टर्स क्या है, इन चीज़ों की तरफ। देखो, गुणनखंड को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। गुणनखंड को क्या बोला जाता है, फैक्टर बोला जाता है, ठीक। ये होता क्या है अभी देखते हैं। गुणज को क्या बोला जाता है, गुणज, ठीक है। गुणज को बोला जाता है मल्टीपल, ठीक है। गुणज को क्या बोला जाता है, मल्टीपल। और भाजक क्या होता है, ठीक है, ये होता है डिवीजर। या फिर इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, डिनोमिनेटर बोल सकता हूँ, ठीक है। इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, डिनोमिनेटर बोल सकता हूँ। अब देखो, ये होता क्या है उस चीज़ को समझो। सबसे पहले एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लो। देखो, जैसे मान लो 8 है, 8 को मैंने 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। 8 को मैंने किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा कि जो 8 है, 8 को मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे को ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा, ये डिवीज़र हो जाएगा, ठीक है। डिवीज़र होने का मतलब इसको मैं क्या बोलूँगा, भाजक बोलूँगा। भाजक का मतलब क्या होता है, जिससे भाग दिया जाता है, यानी कि जिससे डिवाइड किया जाएगा उसको क्या बोला जाता है, भाजक बोला जाता है। यानी कि ये क्या होता है, डिवीज़र। अब देखो, जब अपॉन में लिखा जाएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म पे लिखा जाएगा, तो ये नीचे आता है, जिस चीज़ से भाग दिया जा रहा है वो नीचे आता है। तो
और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। बस ऐसे ही याद रखना, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे। ठीक है, देखो चलो ये चीज तो ठीक हो गई कि 4 इसमें क्या होगा, डिवीजर होगा, यानी कि भाजक होगा। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे। अब बात आती है गुणनखंड की, यानी कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक, अब देखो जैसे 8 है, इसको भी एग्जाम्पल से ही समझो, एग्जाम्पल से सारी चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। जैसे 8 है, ठीक है, ये जो 8 है वो किन किन संख्याओं से डिवाइड हो सकता है। ठीक, ये जो 8 है इसको मैं किन किन संख्याओं से डिवाइड कर सकता हूँ। देखो 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक हो गया। इसको 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है पूरी बार। क्या 3 से भाग दे पाओगे इसको पूरी बार? 3 से नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हाँ पॉइंट में तो हम किसी भी नंबर से किसी भी नंबर को दे सकते हैं, भले ही 0.222 333 इस तरीके से आते जाएगा, वो अलग बात है। मैं पूरी बार की बात कर रहा हूँ। 1 से इसमें एग्जैक्टली 8 बार भाग जाएगा, 2 से इसमें एग्जैक्टली 4 बार जाएगा, 3 से हो नहीं सकता है। 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, 5 से नहीं हो सकता है, 6 से नहीं हो सकता है, 7 से नहीं हो सकता है, फिर लास्ट में किससे होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो ये जो 8 है ये टोटल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड होगा? 4 नंबरों से, 1 2 3 4। कौन कौन से हैं? 1 2 4 और 8। इन 4 नंबरों से क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये जो 4 नंबर आए जिनसे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ये 4 संख्याएं क्या हो गई, 8 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गए, 8 के गुणनखंड हो गए। तो देखो किसी भी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। किसी भी संख्या के फैक्टर्स वो संख्याएं होती है जिनसे वो संख्या पूरी बार क्या होती है, डिवाइड होती है। तो 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, वो संख्याएं जिनसे 8 क्या होगा, पूरी बार क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, पूरी बार भाग चले जाएगा। जैसे 1 2 3 4। अब ऐसे ही अगर मैं आप लोगों से बोलूँगी 6 के ठीक है फैक्टर्स क्या क्या होंगे, देखो 6 किस किस से भाग जाएगा पूरी बार, एक तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 से जाएगा। 4 और 5 से ये पूरी बार डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 और 6 ये क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। तो बात समझ में आई, भाजक किसको बोला जाता है। ठीक है, फैक्टर क्या चीज हो गई ये समझ में आया। देखो प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया था एग्जाम में, क्वेश्चन ये पूछा गया था आप लोगों का 6 इंटू 6 की पावर 18 इंटू 7 की पावर 11 इंटू 9 की पावर 13, 6 की पावर 18 इंटू 7 की पावर 11 इंटू 9 की पावर 13। इसमें ये जो संख्या है, इस संख्या के फैक्टर क्या क्या होंगे, सॉरी फैक्टर कितने होंगे पूछा है। देखो 8 के कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं, 1 2 4 और 8, ये 4 के हैं, 8 के फैक्टर है। तो इनकी 8 के जो फैक्टर है उनकी संख्या कितनी है, हमने क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। तो कितनी संख्या है, 4 है। जैसे 12 है मान लो, ठीक है, 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 से डिवाइड हो जाएगा पूरी बार, 2 से भी ये पूरी बार डिवाइड होता है। ठीक है, 3 से भी ये पूरी बार डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी ये पूरी बार डिवाइड हो जाएगा। क्या ये 5 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 6 से होगा, हाँ 6 से हो जाएगा। 7 से हो पाएगा ना, 8 से हो पाएगा ना, 9 से हो पाएगा ना, 10 से ना, 11 से ना, फिर किससे होगा, 12 से। तो यहाँ पे को 12 के जो फैक्टर हैं वो क्या क्या है, 1 2 3 4 6 और 12। ये तो 12 के फैक्टर है, लेकिन इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 1 2 3 4 5 6। तो 12 के कुल कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर हैं। तो यहाँ पे को 12 के जो 6 फैक्टर हैं, ये संख्या हमने याद करनी है कि कितने फैक्टर थे। अब देखो जो क्वेश्चन पूछा था वो यही था कि इस संख्या में, ठीक है, कितने फैक्टर होंगे, उन फैक्टर्स की संख्या याद करनी है। फैक्टर ज्ञात नहीं करने हैं, फैक्टर की संख्या निकालनी है। यहाँ पे को फैक्टर की संख्या कितनी है, 6। यहाँ पे को फैक्टर की संख्या कितनी है, 4। यहाँ पे को फैक्टर की संख्या कितनी है, 4। ठीक, तो इस तरीके के जो प्रश्न है उनको किस तरीके से हल किया जाता है, चलो एक बार देखते हैं। ठीक है,
गुणज मल्टीपल क्या है वो अभी समझ जाएंगे इसमें। तो देखो ये सब 8 के फैक्टर हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ, जैसे 8 के फैक्टर थे, चलो ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, कि 8 के जो फैक्टर हैं आप लोगों के वो क्या क्या होंगे, जिन जिन संख्याओं से 8 पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाएगा वो क्या होंगे 8 के फैक्टर, 1 2 4 और 8। ये तो ठीक हो गया। 8 के फैक्टर थे टोटल, उनकी संख्या कितनी थी 4। 12 के जो फैक्टर हैं उनकी संख्या कितनी है 6। अब जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा ना, जैसे 8 हो गया, 8 से बड़ा 12 हो गया, 20 आया, 50 आया, 100 आया, 1000 आया, जैसे जैसे नंबर बड़ा होते जाएगा उसके फैक्टर की संख्या भी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। ठीक है। अब जैसे मान लो 240 है, चलो यहाँ तो आपसे पूछा गया कि 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे, आप लोगों ने काउंट कर लिया, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से और 8 से। सिंपल था क्योंकि छोटा नंबर था। लेकिन जब नंबर बड़ा हो जाता है तो ये काम करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। देखो जैसे मान लो 240 है, 240 के फैक्टर क्या क्या होंगे, सॉरी कितने फैक्टर होंगे, 240 के फैक्टर की संख्या आप लोगों ने निकालनी है। तो अब आप लोग क्या करोगे, इसको आप ये देखोगे कि जो 240 है वो किन किन संख्याओं से पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाता है। अब देखो जैसे मान लो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से अब मेरे को चेक करना पड़ेगा, 3 8 24 0, हाँ 3 से भी ये पूरी पूरी बार डिवाइड हो जा रहा है। ठीक, फिर 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है चेक करना पड़ेगा, 4 से भी ये पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाएगा, 6 4 24, 4 6 24। अब बताओ ना कब तक आप चेक करोगे, कितने नंबर चेक करोगे, क्या 1 से लेके 240 तक आप नंबर चेक करते जाओगे कि इससे ये डिवाइड हो रहा है, फिर लास्ट में उन फैक्टर्स को काउंट करोगे, ये बड़ा लेंदी काम हो जाएगा। कब 240 है, हो सकता है आप लोग 15 से 20 मिनट ये पूरा खा जाए, ठीक है, और हो सकता है आधा घंटा भी खा जाए, ठीक, क्योंकि ये फिर नंबर इससे बड़ा होगा तो फिर तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर एक नंबर को रख के चेक करो। एक वो बताओ कि अगर पूछा जाएगा कि 10,000 के जो फैक्टर्स हैं उनकी संख्या कितनी होगी, तो क्या 1 से लेके 10,000 तक चेक करोगे नंबर्स को कि किन किन नंबर से, 10,000 चलो कुछ इस तरीके से है, 10,000 कुछ 84 इस तरीके से, तो क्या आप चेक करते जाओगे ये 10,084, 1 से लेके 10,084 तक सारे नंबर रख के चेक करोगे कि इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे हो रहा है नहीं हो रहा है करके, ठीक। ये सर दर्द करने वाला काम होता है। तो इसलिए क्या होता है, देखो आपने इसका तरीका सीखना पड़ेगा कि हमने काम किस तरीके से करने हैं। छोटे नंबर में तो ठीक है, आपने चेक कर लिया इतने फैक्टर होंगे, फैक्टर की संख्या निकाल ली, लेकिन बड़े नंबर में फंस जाओगे आप लोग। तो उसके लिए देखो तरीका क्या है आप लोगों का, इसको समझना है एक बार। देखो जैसे मान लो कि ये है आप लोगों का, ठीक है, कोई संख्या है n, ठीक है, n कोई संख्या है, इस संख्या को किस रूप में व्यक्त करेंगे हम, देखो a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r, ठीक है। अगर किसी संख्या को मैं इस रूप में व्यक्त करता हूं, अब ये सब समझ में आ जाएगा। हाँ, अभी जैसे जैसे धीरे धीरे आगे कुछ चीज़ें पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज मत करना। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा इसको। n कोई एक संख्या है जिसको हम इस रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई संख्या इस रूप में प्रदर्शित हो सकती है, ठीक है, तो तब देखो तब इसमें होगा क्या, देखो इसमें आएगा आप लोगों का सम, विषम और टोटल अभाज्य संख्या है, ठीक। तो देखो इसमें जो टोटल अभाज्य संख्याएं होंगी, सॉरी गुणनखंड, हाँ, तो इसमें जो टोटल गुणनखंडों की संख्या होगी उसको एक फॉर्मूला से निकालेंगे। फॉर्मूला बनेगा आप लोगों का, इसको मैं सिंपली लिख देता हूँ, ठीक है, इसको लिखते हैं, सॉरी इसको ऐसे लिख लेते हैं, आप लोग भी ऐसे ही नोट कर लेना, n के गुणनखंड, ठीक है, इसको ऐसे ही नोट कर लो, n इक्वस टू, ठीक है, ऐसे लिख लेना, इफ़ या फिर यदि करके लिख लेना, n इक्वस टू इतना, तो n के गुणनखंड, तो ये हो जाता है आप लोगों का। देखो फॉर्मूला आप लोगों का बनता है p + 1 इंटू q + 1 इंटू r + 1।
अर्थात ये जो P है इसमें एक जोड़ो, उसको गुणा करो, Q में एक जोड़ो और R में एक जोड़ो, इन तीनों को आपस में गुणा कर दो। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है काम कि कोई संख्या अगर इस रूप में व्यक्त होती है, ठीक, तो उसमें ये जो संख्या है इस संख्या के गुणनखंड कैसे निकाले जाएंगे, ये जो पावर है, पावर में 1 1 जोड़ के तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा काम है। अब कोई संख्या इस रूप में व्यक्त होगी कैसे, उस चीज़ को समझते हैं, फिर सारा काम आगे चलेंगे और इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैंने अभी बोला था आप लोगों से, ठीक है, एग्जाम्पल था कि 240 के, देखो क्वेश्चन है सीधे लिख लेना, 240 के, ठीक है, 240 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, 240 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें करना क्या है आप लोगों ने, सबसे पहले जो 240 है इसको इस रूप में व्यक्त करना है। तो देखो यहाँ पे को n बराबर कितना है, n बराबर मान लो 240 है। अब मेरे को ये 240 को इस रूप में व्यक्त करना है। इस रूप में कैसे व्यक्त करूँगा, देखो एक काम करो, 240 को 2 से डिवाइड करो, 2 से कितनी बार जाएगा ये डिवाइड, 120 बार, पूरी बार डिवाइड जाना चाहिए, ठीक है। फिर 2 से करूँगा तो 60 बार, फिर 2 से करूँगा तो 30 बार, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकना, ये शायद नीचे को दिखे या ना दिखे, हाँ चलो ठीक है। फिर 2 से करूँगा तो कितनी बार, 15 बार, फिर 3 से करूँगा तो 5 बार, फिर 5 से करूँगा तो 1 बार, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये क्या होगा, डिवाइड होगा। अब देखो, अब इसको मैं लिखूंगा कैसे, उस चीज को समझना है एक बार। कोई भी संख्या आप लोगों के पास है तो उसको क्या करना है, इस तरीके से आप डिवाइड कर लेना। 2 से क्या हुआ, 120 बार गया, 120 दूनी 240 होता है। फिर ये क्या होगा, फिर अगेन 2 से 60 बार जाएगा, 120 कितनी बार जाएगा, 60 बार भाग जाएगा। फिर 2 से 60 कितनी बार जाएगा, 30 बार, फिर 15 बार, 5 बार, 5 से 1 बार, ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं 240 को क्या लिख सकता हूँ, देखो ये जो 240 है, 240 को क्या लिखा जा सकता है, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 3, फिर गुणा 5। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, बताओ इसमें कोई कन्फ्यूजन? जहाँ तक मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखो 240 बराबर ये है क्या, इन सबको गुणा करोगे कितना आएगा, 240 तो आएगा। तो 240 बराबर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 की घात कितने 2 हैं, 1 2 3 4, 4 2 हैं, 2 की घात 4, गुणा ये 3 कितने हैं, 3 की संख्या क्या है 1, तो 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 लिख सकता हूँ। तो ये किस में बदल चुका है, देखो ये इसमें बदल चुका है, n के बदले यहाँ क्या आ चुका है 240, a के बदले यहाँ पे को कितना आ चुका है, ये a के बदले 2 आ चुका है, ये a 2, p के बदले कितना आ चुका है 4 आ चुका है, b के बदले कितना आ चुका है 3, q के बदले कितना आ चुका है 1, c के बदले कितना आ चुका है 5 और r के बदले कितना आ चुका है 1। तो किस में बदल चुका है, n बराबर, ठीक है, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r में बदल चुका है। तो बस अब क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया आप लोगों का कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, 240 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, सीधे सीधे फार्मूला लगा दो और फार्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। ये जो पावर है इनमें एक एक जोड़ो और मल्टीप्लाई कर दो, 4 में 1 जोड़ूंगा, ठीक है, फिर इसको गुणा करूंगा किससे, 1 में 1 जोड़ूंगा, फिर इसकी पावर कितनी है 1, 1 में 1 जोड़ूंगा, तो 4 + 1 5, 2 2, तो 5 गुणा 2 गुणा 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20। तो 240 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 20 गुणनखंड होंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। देखो जैसे अगला क्वेश्चन देख लो कि जैसे ये है, मान लो 500 के गुणनखंड निकालना है, फिर सेम प्रोसेस होगी, अब ज़्यादा डीप में जाऊंगा नहीं मैं। 500 के गुणनखंड निकालने, तो 500 को पहले इस रूप में व्यक्त करो, और 500 को इस रूप में व्यक्त करोगे कैसे, 500 को भाग दो, 2 से जाएगा ये 250 बार, ठीक है, फिर ये 2 से कितनी बार जाएगा 125 बार, ठीक है। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, ये किससे जाएगा 5 से जाएगा,
5 से ये जाएगा 25 बार, फिर ये 5 से जाएगा 5 बार, फिर ये 5 से जाएगा 1 बार। तो इसका मतलब जो 500 है, मैं 500 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 500 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात कितने 2 हैं 2 गुणा 5 की घात कितना आ जाएगा 3, 5 की पावर 3 आ गया। तो 500 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इतना लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे को देखो ए बी पी क्यू ये तो ठीक है, सी इसमें नहीं आया है, ठीक। तो सी अगर नहीं आया तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, नहीं आया तो नहीं आया, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये बदल चुका है 500 बराबर, ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 में। तो कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, ठीक है, गुणनखंड कितने हो जाएंगे, गुणनखंडों की जो संख्या बनेगी वो बनेगी ये, इसमें 1 जोड़ो 2 धन 1, इसको गुणा करो किससे 3 धन 1 से, तो कितना आ गया ये 3 गुणा 4, ये कितना हो 2 धन 1 3 गुणा 4, तो ये कितना हो जाएगा 12। 500 के गुणनखंड कितने होंगे, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी 12। अब एक चीज का ध्यान देना, 240 के कितने गुणनखंड थे, 240 के 20 गुणनखंड थे, 500 के कितने गुणनखंड है 12 गुणनखंड है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नंबर छोटा है तो गुणनखंडों की संख्या कम होगी, या फिर नंबर ज़्यादा है तो गुणनखंडों की संख्या भी ज़्यादा होगी, वो डिपेंड करता है कि नंबर क्या है, ठीक। 500 में क्या है, देखो 2 जीरो आ रहे हैं ना, जहाँ पे कोई जीरो की संख्या ज़्यादा होगी ना वहाँ समझ जाना गुणनखंडों की संख्या कम होगी, ठीक है। देखो ज़्यादातर ऐसा होता है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, गुणनखंड निकाला जाता है, ठीक। अब लेकिन एग्जाम में देखो, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, कभी कभार ये सम गुणनखंड निकालो पूछता है, कभी कभार विषम गुणनखंड निकालो पूछता है, ठीक है, कभी कभार अभाज्य निकालो। जैसे एग्जाम में मैंने 2 क्वेश्चन दिखाए थे तो थोड़े से अलग थे, तो कुछ इस तरीके से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो ये तो था कि गुणनखंडों की संख्या निकाली कैसे जाती है। देखो अगला जो वीडियो आएगा उसमें ये 2 चीज़ डिस्कस करेंगे, सम और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है, और इसी के, क्योंकि देखो फॉर्मूला हम लोगों ने सीख लिया, सब कुछ हम लोगों को पता चल चुके हैं, ठीक है, खाली सम और विषम हम लोगों ने देखना है किस तरीके से निकालना है। इसी के साथ में तीसरा टाइप भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो 2 पार्ट्स में ये वीडियो कंप्लीट होगा, तीसरे पार्ट में क्या करेंगे, इसके खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो 3 पार्ट्स में लगभग आप लोगों को गुणनखंडों की संख्या निकालना आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।